हाँ बैकग्राउंड में मेन बैनर लगा देना। हाँ मम्मी आया बस 2 मिनट में। अबे तूने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी? अबे यार। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं बैटमैन के ओरिजिन के बारे में। इससे पहले आपको गोल्डन एज ऑफ कॉमिक्स की थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है। गोल्डन एज ऑफ कॉमिक्स शुरू हुई थी 1938 में विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सुपरमैन इन एक्शन कॉमिक्स इशू 1 और इसका पब्लिशिंग हाउस था डिटेक्टिव कॉमिक्स इंकॉर्प। हाँ दोस्तों, ये वही है, इसे ही हम आज की डेट पे डीसी कॉमिक्स के नाम से जानते हैं। गोल्डन एज ऑफ कॉमिक्स की शुरुआत तो 1938 में हुई थी, पर ये खत्म कब हुआ ये प्रिसाइसली कोई नहीं बता पाया। लेकिन इसके खत्म होने के दो इंपॉर्टेंट रीजंस माने जाते हैं। पहला रीजन इंट्रोडक्शन ऑफ हॉरर कॉमिक्स इन द लेट 1940s और दूसरा रीजन था बैकलैश अगेंस्ट कॉमिक बुक्स इन द अर्ली 1938 में जो सुपरमैन बना था इसे लोगों ने बहुत पसंद किया और ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा नोबल और हीरोइक था। और फिर 1939 में डीसी कॉमिक्स ने अपने डिटेक्टिव कॉमिक्स इशू 27 में इंट्रोड्यूस किया था सुपर हीरो जॉनर में जो लोग सुपरमैन को देख रहे थे, बैटमैन उसके बिल्कुल अलग था। सुपरमैन जो बहुत ही ज्यादा नोबल और हीरो मटेरियल था, बैटमैन बहुत ही ज्यादा डार्क, ग्रिटी और इंटेंस था। Few moments later. लोगों ने बैटमैन को बहुत ही ज्यादा पसंद। 1940 वाज द पीक ऑफ गोल्डन एज ऑफ कॉमिक बुक्स। इसी टाइम पे यूएस के जो वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स थे यूरोप और जापान में, इन्होंने इन कॉमिक बुक्स को बहुत ही इंटेंसली पढ़ा और जब वॉर खत्म होने के बाद ये वापस अपने होम टाउन आए, दे स्टिल वांटेड टू रीड द सुपर हीरो कॉमिक्स बट दे वांटेड लिटिल मोर वायलेंस एंड मैच्योरिटी इन दिस बुक्स। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक कॉमिक बुक कंपनी ईसी कॉमिक्स ने 2 कॉमिक्स रिलीज किए थे, वियर्ड फैंटेसी एंड द क्रिप्ट ऑफ टेरर। ये दोनों ही कॉमिक्स बहुत ही ज्यादा डार्क और इंटेंस थे और लोगों ने इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद किया। एज अ रिजल्ट सुपर हीरो कॉमिक्स की सेल रैपिडली डिक्रीज हो रही थी। टू टैकल दिस इशू, डीसी ने अपने कॉमिक बुक्स में विलन्स को बहुत ही ज्यादा डार्क और इंटेंस बनाया। यही रीजन है दोस्तों जो आज हम डीसी के विलन्स देखते हैं, जैसे जोकर, रिडलर, ये बहुत ही ज्यादा डार्क और इंटेंस होते हैं। उसका रीजन यही सिनेरियो है। इन सब के चलते फ्रेडरिक वर्थमैन नामक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने एक बुक रिलीज की थी, सिडक्शन ऑफ द इनोसेंस। ये उस टाइम की दी बेस्ट सेलर बनी। इनका मानना था कि जो वायलेंट कॉमिक बुक्स वो टाइम पे बन रहे थे, दीज वर लीडिंग यूथ इनटू ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। और इनकी बात बहुत हद तक सही भी थी। एज अ रिजल्ट एक अथॉरिटेटिव बॉडी बनी, कॉमिक्स कोड अथॉरिटी, जस्ट लाइक टीवीए। नो, इट्स नथिंग लाइक टीवीए। कॉमिक बुक अथॉरिटी ने इमीडिएटली इन सारे कॉमिक्स से ड्रग्स, सेक्सुअलिटी और वायलेंस को कंप्लीटली बैन कर दिया। एज अ रिजल्ट डीसी कॉमिक्स का नाम और निशान मिट गया और इसका इफेक्ट डीसी कॉमिक्स के सेल पर भी पड़ा। डीसी कॉमिक्स को बहुत टाइम लगा इससे रिकवर होने में और फिर इसी टाइम आया सिल्वर एज ऑफ कॉमिक्स विद द मार्वल रेवोल्यूशन। इसके बाद बैटमैन पर बहुत सारी मूवीज बनी और सीरीज बनी। बैटमैन के कैरेक्टर का सही पोर्ट्रेयल कहीं नहीं हो पाया। और फिर आए अपने नोलन चाचा। इन्होंने बैटमैन के कैरेक्टर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर रख दिया। इनकी बैटमैन पर 3 मूवीज बनी, बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइजेस। तीनों ही उस टाइम की हाईएस्ट रेटेड सुपर हीरो मूवीज। और डार्क नाइट का जो विलन है जोकर, इसे तो हम कभी नहीं बोल सकते। डार्क नाइट राइजेस के बाद बैटमैन पर कोई मूवी नहीं बनी और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम डीसी ने इस कैरेक्टर को फिर से रिबूट करने का सोचा और अब रिलीज होने वाली है द बैटमैन। जिसका ट्रेलर हम सब देख चुके हैं और बहुत ही लाजवाब है। तो देखते हैं कि उनके सबके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरेगा कि नहीं। और एट द एंड दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सुपर हीरो मूवीज हम देखते हैं और सुपर हीरो कार्टून जो हम देखते हैं, ये बचपन से बच्चों के पेरेंट्स पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करती है। दिस डजंट मीन यू शुड स्पॉइल द एसेंस ऑफ द कैरेक्टर। बैटमैन जैसे डार्क कैरेक्टर को हम स्क्रीन पर कॉमेडी करते हुए तो नहीं दिखा सकते। बैटमैन अगर डार्क और वायलेंट है
तो ही हैड रीजंस फॉर इट। हम जो भी कार्टून या मूवी देखे और स्पेशली जब ये सुपर हीरो जॉनरा में कोई मूवी देखे तो हमें डेफिनेटली उसमें से सिर्फ पॉजिटिव को लेना चाहिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। It's only gonna get worse for you. Long before you've nothing left. I don't care what happens to me.